हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। आज हम लोग लेसन 3 यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग जानेंगे। बहुत विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव जैसे आप लोग आपने डाला वैसे ही आप लेसन 3 का भी डाल दीजिए ताकि हम लोग पढ़ते रहें उसको। तो मैं आज लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक टॉपिक करके। जो एक एक टॉपिक हम पढ़ाए हैं ना लेसन में, तो उस एक एक टॉपिक के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन अंग तंत्र। नर जनन अंग तंत्र। तो इस नर जनन अंग तंत्र से देखिए कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग जानेंगे पहला क्वेश्चन कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप सुनकर के पूरा लिख लीजिएगा। प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत आता है वृषण। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत क्या आता है? वृषण। इससे आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि वृषण कहाँ स्थित रहता है। तो वृषण वृषण कोश में स्थित रहता है। वृषण कोश में स्थित रहता है। अब चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन, ये प्रमुख नर हार्मोन है। अगर नर हार्मोन भी पूछा जा रहा है तो आप टेस्टोस्टेरोन ये प्रमुख नर हार्मोन है, या वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन आपसे पूछा जाए तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग आपसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन नर द्वितीयक लैंगिक अंग है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय, इनमें से सभी। तो आप इसका आंसर लिखिएगा शुक्राशय। शुक्राशय, क्योंकि वृषण को छोड़कर जितने भी नर जनन अंग हैं उसके जितने भी भाग हैं वे सभी द्वितीयक लैंगिक अंग के अंतर्गत आते हैं। शुक्राशय भी हो सकता है, इसमें अधिवृषण भी हो जाएगा। अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि किसका भाग है, यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसका भाग है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन अंग का भाग है, ठीक है। या काउपर ग्रंथि किसका भाग है? तो काउपर ग्रंथि भी नर जनन अंग का भाग है। ये सभी जितना भी मैंने यहाँ लिखा है ये सभी नर जनन अंग के भाग हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु शुक्राणु निर्माण में सहायक नलिका कौन है? सहायक नलिका। तो इसका आंसर होगा शुक्र जनन नलिका। शुक्राणु को पोषण देने वाली नलिका कौन है? शुक्राणु को पोषण देने वाली नलिका कोशिका, शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका
सर्टोली कोशिका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है। लीडिंग सेल कहाँ होता है या अंतराली कोशिका कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन अगला भी, इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वृषण हमारे शरीर के अंदर रहता है या बाहर? तो वृषण हमारे शरीर के बाहर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है वो हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होती है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग जानेंगे शुक्राणु के शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का मध्य भाग किससे बना होता है? मध्य भाग किससे बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। या शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फिर देखिए जो शुक्राणु है, शुक्राणु गति करता है। शुक्राणु किसकी सहायता से गति करता है या शुक्राणु किसकी सहायता से तैरता है? तो पूंछ की सहायता से यह तैरता है। अब चलिए शुक्राणु डैश होता है। ऑप्शन में द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा, अगुणित होगा। तो शुक्राणु मैंने आपको बताया है कि शुक्राणु अगुणित होता है। फिर अंडाणु और शुक्राणु में कौन गति करता है? तो जो शुक्राणु होता है ना वो गतिशील होता है। शुक्राणु डैश होता है यानी गतिशील होता है। आप ऑप्शन देख करके आंसर चूज कीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मादा जननंग। मादा जननंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मादा जननंग तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक लैंगिक अंग है? मादा जननंग का प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या क्या आएगा? प्राथमिक लैंगिक अंग में अंडाशय आता है और द्वितीयक लैंगिक अंग में फैलोपियन नलिका गर्भाशय ग्रीवा योनि, ये सभी संरचना आते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मादा जनन अंग का द्वितीयक लैंगिक अंग है, तो ऑप्शन रहेंगे फैलोपियन नलिका, आपका वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका। तो उसमें आपको चुनना होगा फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। चलिए अंडाशय का मुख्य काम।
अगला क्वेश्चन है अंडाशय का मुख्य काम। तो अंडाशय का मुख्य काम क्या है? अंडाणु निर्माण करना। अंडाणु निर्माण करना। या अंडाणु कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंडाणु मादा जनन अंग के किस भाग में अंडाणु बनते हैं? तो अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। अब चलिए, अंडाणु बनने में सहायक हार्मोन, कौन सा हार्मोन अंडाणु बनाता है? तो एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना, वो अंडाशय में अंडाणु बनाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र के कितने दिनों बाद, मासिक चक्र के कितने दिनों बाद अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होते हैं? तो मासिक चक्र के 14वें दिन जो है ना, उस 14वें दिन ही अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र किस वर्ष में प्रारंभ होता है? तो मासिक चक्र 12 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मासिक चक्र जब प्रथम बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? मासिक चक्र की प्रक्रिया जब स्त्रियों में प्रथम बार होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब प्रथम बार मासिक चक्र होगा तो उसको कहा जाएगा मीनार्क, उसको मीनार्क कहते हैं। और मासिक चक्र जब अंतिम बार होता है तो उसको कहा जाता है मीनोपॉज, इसको मीनोपॉज कहा जाता है। अब देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि मासिक चक्र की पुनरावृत्ति, मासिक चक्र की पुनरावृत्ति कितने दिनों बाद होती है? तो मासिक चक्र की पुनरावृत्ति 28 दिनों पर होती है, 28 दिनों पर होती है। इसके बाद प्रश्न है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु कहाँ निषेचित होते हैं? तो फैलोपियन नलिका में इसका आंसर होगा फैलोपियन नलिका में। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इसके बाद बताएंगे। देखिए, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु फैलोपियन नलिका के किस भाग में निषेचित होता है? तो इम्पुलरी इस्थाइमस जंक्शन। ठीक है। अब देखिए, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु संलयन करके क्या बनाते हैं? तो जाइगोट यानी युग्मनज बनाते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जाइगोट है, जाइगोट डैश होता है, तो यह द्विगुणित होता है। जाइगोट क्या होता है? द्विगुणित होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे जाइगोट बनने के पश्चात हम लोग जानेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है?
शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों का संलयन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है, ये निषेचन कहलाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जब ब्लास्टोमियर 2 से 16 की अवस्था में हो या 32 की अवस्था में हो तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा मोरूला, ठीक है। और जब ब्लास्टोमियर 32 से 64 की अवस्था में हो तो इसको कहेंगे ब्लास्टुला। और जब ब्लास्टोमियर 64 से 128 या इससे अधिक की अवस्था में हो तो उसको क्या कहेंगे? ब्लास्टोसिस्ट, इसको कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो जाइगोट होता है वह विकसित होकर क्या बनाता है? जाइगोट विकसित होकर क्या बनाता है? तो इम्ब्रियो बनाता है, यानी भ्रूण बनाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कि जाइगोट जब बन जाता है तो उसके वह कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय से जाकर अटैच होता है, जुड़ जाता है? तो 7 दिनों बाद। 7 दिनों में जाइगोट गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे गर्भाशय में कितने परत पाया जाता है। तो गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है। एक होता है ये जो गर्भाशय है ना, इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। पहला परत है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, और तीसरा है इंडोमेट्रियम। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन का क्या नाम है? तो प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद हम लोग जानेंगे मासिक चक्र में कौन कौन सा हार्मोन सहायक होता है। मासिक चक्र में सहायक हार्मोन, तो इसमें एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन्स सहायक होते हैं मासिक चक्र में। ठीक है। अब देखिए, तृतीयक पुटक विकसित होकर क्या बनाता है? तो ग्राफी पुटक बनाता है। ग्राफी पुटक बनाता है। अब देखिए, ग्राफी पुटक विकसित होकर क्या बनाता है? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। कार्पस ल्यूटियम बनाता है। और उसके बाद अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग।
अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे अंडाणु डैश होता है। अंडाणु डैश होता है, यह अगुणित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो नर जनन अंग तंत्र है उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको क्लियर किया। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण में जो क्रोमोसोम की भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिशु में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, माता पर, पिता पर, दोनों पर। तो आंसर होगा पिता पर। ठीक है, अब चलिए विषम युग्मजी कौन होता है। विषम युग्मजी, तो इसमें विषम युग्मजी पिता होता है। और सम युग्मजी कौन होता है, तो सम युग्मजी माता होती है। इसके बाद ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44 या 22 जोड़ा। ठीक है, लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 2 यानी 1 जोड़ा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, तो मानव युग्मक में गुणसूत्र होता है 23। फिर मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, तो जब कोशिका की बात होगी तो आप 46 कहिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव में 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए नर में कौन सा गुणसूत्र होता है, नर में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो XY। और मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है, मादा में 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे जनन स्तर के बारे में। जनन स्तर, एक्टोडर्म का काम, जैसे क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है, त्वचा कौन बनाता है, मस्तिष्क कौन बनाता है, जनन अंग कौन बनाता है, श्वसन तंत्र कौन बनाता है, पाचन तंत्र कौन बनाता है, हृदय कौन बनाता है, वृक्क कौन बनाता है, रुधिर वाहिनी कौन बनाता है ना। तो चलिए मैंने आपको जो जनन स्तर पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया था इसका काम। जैसे मान लीजिए एक्टोडर्म का काम क्या है, तंत्रिका तंत्र बनाना, स्पाइनल कार्ड, त्वचा और मस्तिष्क, ये इतना सारा कार्य करता है। मीसोडर्म का काम, विसोडर्म का काम हृदय बनाना, हृदय बनाने के साथ साथ कर्ण का मध्य भाग, उसके बाद से वृक्क,
रुधिर वाहिनी ये बनाने का काम करता है। फिर एंडोडर्म, इसका मुख्य काम श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्राशय बनाने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे मानव अपरा कैसा होता है। मानव अपरा या प्लेसेंटा कैसा होता है। हीमोकोरियल, मानव अपरा हीमोकोरियल होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे शिशु को पोषण किससे प्राप्त होता है। शिशु को पोषण किससे प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रसव में सहायक हार्मोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, उसके बाद लैक्टेशन में सहायक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे गर्भधारण की अवधि कितनी होती है। तो इसकी अवधि जो है 9 माह या 36 सप्ताह या 270 दिन। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एक स्वस्थ महिला अपने शरीर में कितना अंडाणु पूरे जीवन काल में बनाती है। तो 400 से 450 अंडाणु, 400 से 450 अंडाणु बनाने का काम करती है। अब चलिए, गर्भधारण की अवधि पूर्ण होने के पश्चात शिशु को मादा शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो प्रसव कहलाता है। ठीक है। उसके बाद माँ के दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, उसमें एंटीजन पाए जाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं शरीर में, एंटीबॉडी जो बनाते हैं वो तंत्र पाए जाते हैं, और कोलेस्ट्रम भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रम। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। ठीक है। इसके बाद हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे, और लेसन 4 पढ़ने के पश्चात जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय उसको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।